बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नून लीग के अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। अयाज सादिक साहब को 199, जबकि आमिर टोगर साहब को 91 वोट मिले। गुलाम मुस्तफ़ा साहब 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया। कागजात नामजदगी कल 2 बजे तक जमा होंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है इतवार को किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से भी मुशावरत हुई। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी आपको। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की जो है मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है। क्या नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब जो है मौलाना फजल रहमान साहब को हिमायत पर आमादा कर सकेंगे? मौलाना साहब नहीं माने। मौलाना साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया और मौलाना साहब का तकरीबन अगर आप उनसे बात करें, यानी वो मीडिया पे नहीं बात करे बहुत ज़्यादा, या मीडिया उनकी बात नहीं दिखा रहा, लेकिन ये है कि उनका जो मौक़िफ़ है वो महमूद ख़ान अचकज़ई साहब या अख्तर मेंगल साहब या जो तहरीक इंसाफ है या जो जमात इस्लामी है या जो अवामी नेशनल पार्टी है, अब ANP ने भी बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ। तो इन तमाम जमातों का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ नहीं है, वो एक ही है इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन इसमें जो एक मामला अजब आया है कि ये क्या मौक़िफ़ सिर्फ इन्हीं जमातों का है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, अगर वो अपनी उस ऑडियो लीक्स जो उनकी हुई हैं, जो टेप्स आई हैं, उसको वो तस्लीम करते हैं तो और वो कह रहे हैं कि वो ठीक हैं, तो फिर उसमें तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से कह रही है कि जी ये इनकी सीटें, हमारी सीटें, आपकी सीटें, कोई 100% है, कोई 80%, 60% है। तो ये एक अजब सा मामला जो है ये एक हो गया है और मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि वो इस इतने बड़े बहरान का सामना कर सके। बहुत मामलात हैं। देखें आज कराची का जो शहर है, अल्लाह ताला खैरी से रखे। पहले गवादर में जो हुआ चंद रोज़, गवादर से तो ख़बरें आना ही मुश्किल है होता है। गवादर से मुराद सिर्फ गवादर की बंदरगाह या वो नहीं जहाँ पे गवादर पोर्ट बन रही है, बल्कि एक बहुत बड़ा इलाका जहाँ पे जिसको आफत ज़दा करार दिया गया है। अब वहाँ पे कितनी जानें गई हैं, कितना नुकसान हुआ है। मैं आपसे ये जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना कि ये जो एक एक अशाइया और एक एक दिन का ख़र्चा और यहाँ पे ये सारे मामलात जो कुछ जितना पैसा इस बर्बाद हो रहा है और हुआ है पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में बेमकसद एक्सरसाइजेस पे हमने किया है, ये इससे पता नहीं कितने लोगों का चूल्हा जो है वो जल सकता था और अभी भी जल सकता है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, ये अरबों रुपया शायद खर्च हो रहा है और ये बेमकसद है। ना कोई कानून साजी हो रही है, ना किसी को इंसाफ मिल रहा है, ना कोई बच्चों की तालीम का मामला हल हो रहा है। मतलब है कि बहुत बड़े मसाइल हैं। मईशत, सिक्योरिटी, जो मैं हम बार बार दोहराता रहता हूँ, सिक्योरिटी क्राइसिस है। ये बच्चों ने आपके क्या करना है स्कूल कॉलेजों में, ये रमज़ान के अंदर महंगाई और IMF के साथ डील हमने कैसे करनी है अगर इतना अदम इस्तेकाम रहता है। अब कौन हलफ उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, क्या, उसको आप छोड़ दें। अब ज़रा रियासत के इश्यूज़ देखें, वो कितने बड़े इश्यूज़ हैं और उसमें फिर इस तरह की बातें जब आती हैं तो सुनने को तो मतलब है कि हिजान सा पपा है, ईवान तो नहीं चल पाया आज, और इस तरह का ईवान चलेगा। अयाज सादिक साहब जो हैं वो तो कभी भी, मैं आपको अयाज सादिक साहब की बात बताऊं, वो कभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि वो खान साहब के ज़ाती दोस्त हैं, HSN कॉलेज में एक साथ पढ़े हुए हैं, एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, एक ही, ये चौधरी निसार और खान साहब, अयाज सादिक, चौधरी निसार, ये एक ही ग्रुप है इनका, ठीक है, दोस्तों का, यानी कॉलेज लाइफ के दोस्त हैं। अब इशू ये है कि वो बहुत ज़्यादा लेकिन उनके लिए हाउ चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो तो बहुत ज़्यादा शदीद वो रद्द, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जी वो ये उनकी ड्यूटी है कि वो हुकूमत को ना चलने दें। मतलब ये उन्होंने करना ही करना है कि इस हुकूमत को ना चलने दें। और आज आपने देखा कि क्या नवाज शरीफ साहब आए तो क्या हुआ, बाकी लोग आए तो क्या हुआ, क्योंकि ये उन्होंने करना है, उन्होंने अपना गुस्सा जो है उनमें वो उन्होंने उतारना है इस ईवान पे।
तो उसके नतीजे में कानून साजी कैसे होगी, कार्रवाई कैसे होगी, क्या मामलात होंगे, हलफ कैसे, हलफ बर्दारी की तकरीब कैसे होगी, क्या होगा, तो अजीब सा मामला है। और कमाल देखें कि वो 3-4 दिनों से फैसला ही महफूज है कि वो स्पेशल सीटें जानी किसके पास है, वो फैसला बस गया और महफूज हो गया, पता नहीं कहीं डीप फ्रीजर में लग गया, कहीं कहाँ गया, वो महफूज है फैसला। तो वो अगर वो फैसला इधर जाता है तो भी इलेक्शन मैंने आपसे कल भी कहा था ना, ये तो तैयार बैठी है तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला दे, तो फिर उसके बाद वो जो उन्होंने करना है। और अगर हमायत में देते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे ईवान के अंदर जो तादाद और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा अग्रेशन होगी। आज आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी, वो कितनी उनकी जो थी वो अग्रेसिव पॉस्चर था उसका, उनका। और वो उसमें उन्होंने बतौर वज़ीर आला जो बात की कि जी अगले चंद दिनों के अंदर जो FIRs हैं और बाकी और एग्रेसिव हैं, और ज़ाहिर है कि वहाँ पे उनको इस लिहाज से उनकी पोजीशन काफ़ी सियासी तौर पे यानी पार्लियामेंट से हट के भी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी उनके साथ हैं इस वक्त, और यानी आप KP के अंदर जमात इस्लामी भी उनके साथ है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है, यानी वहाँ का जो सियासी लैंडस्केप है, उसमें जमात इस्लामी, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम, उसमें अवामी नेशनल पार्टी, तो ये सारे जो हैं ये तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त खड़े हो गए हैं। तो वहाँ पर बाकी जमातों की तो मौजूदगी नहीं है, और अगर है तो मैटर नहीं करती मौजूदा सूरत हाल में। तो ये अब देखना है, मुल्क तो चलना है ना आगे, तो इसका क्या सूरत गरी। तो रोज़ मैं कहता हूँ कि हुकूमत की सूरत गरी जब बनेगी तो बात करेंगे, उस सूरत तो बिगड़ती जा रही है, ये तो कुछ अजीब सा ही मामला है। और आज तो बहुत, मैंने वही बात की कि वो शायद बाहर TV पे शायद इतना नहीं एहसास होता, जो वहाँ पे मीडिया की शख्सियात मौजूद होती हैं, वो तो बाकायदा कहती हैं कि जी एक शख्सियत को उस दरवाजे से निकाला जाता है, दूसरे को वहाँ से निकाला जाता है, उसके कारकुनमा घूम रहे होते हैं, उधर वो घूम रहे होते हैं, तो मतलब कोई किसी के हत्या लग गया तो वो पता चला, अजीब तमाशा बना हुआ है। तो ये कैसे चलेगी पार्लियामेंट, कैसे होगा। और मियाँ साहब ने कोशिश की मौलाना साहब को मनाने की आज, लेकिन मौलाना साहब तो बात नहीं माने। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस तरह नहीं चलता ये हाउस जो है ना, ये बड़ी संजीदा इसमें फैसले होने हैं, इसमें प्राइवेटाइजेशन हमने करनी है, हमने खारिजा पॉलिसी डिस्कस करनी है, हमने मईशत के बड़े अहम मामला डिस्कस करने हैं आने वाले दिनों में। तो ये इस ईवान में कैसे होगा, यहाँ तो किसी एक नुक्ते के ऊपर, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि ये जो है ये तो हम इनको मानते ही नहीं है, मतलब ये है ही नहीं। अजहर साहब ने तो कह दिया कि खान साहब वज़ीर आज़म है, ठीक है ना, मतलब वो तो मतलब तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं ना ये कि ये मतलब है कि एक बहुत अजब माहौल है। उस अजब से माहौल में ये कैसे अब हुकूमत चलेगी, कैसे आगे काम होगा, ये देखते हैं कि अब क्या होता है। हम तो रोज़ बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये अच्छा। वैसे ये जो होता है ना कि मैंने नोट किया है कि उस दिन भी जो ये मुलाकात हुई, यानी दो मुलाकातें ऐसी हुई हैं जिनके बाद ख़ास तौर पे ये ख़बर चलवाई जाती है कि दुआए खैर हुई। उसमें मतलब ये ख़ास ख़बर आती है कि जी ख़ास तौर पे ख़बर आप दें मीडिया कि इसके बाद दुआए खैर हुई। अच्छा, वहाँ दुआए खैर अल्लाह ताला कबूल फरमाए दुआएं, सबकी अच्छी नेक दुआएं, लेकिन जब ये ख़बर चलवाई जाती है ना तो कोई गड़बड़ हो जाए। इससे एक दफ़ा पहले चलवाई गई थी कि चौधरी परवेज़ लाई इधर आ गए, दुआए खैर हुई, अगले दिन परवेज़ लाई साहब निकल गए तहरीक इंसाफ के साथ। अब ये जो हुई है ना, उस दिन इत्तेहादी बैठे हैं सारे और दुआएं, उसके बाद अलग से एक तो एलामिया जारी हुआ, फिर एक ख़बर चलवाई गई कि उसके बाद दुआए खैर हुई। और तो ये दुआ खैर हुई तो उसके बाद जो है ये एक अजीब सा फिर सिलसिला आ रहा है। तो ये जो है ये दुआ आवाम के लिए करें, लोगों के लिए सब करें, मुल्क के लिए करें, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। ये तो वो हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा, एक कहावत है उर्दू की कि एक बंदा गया हलवाई की दुकान पे और बहुत सारे लोग खड़े हैं मिठाई ख़रीद रहे हैं, और गया उसने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह ये मिठाई जितने लोग भी खाएं उन सब का फ़ायदा मेरे मरहूम दादाजी को पहुँचे। वो कह के भाग गया। तो ये तो मतलब दुआ करनी तो आवाम के लिए दुआ खैर की जाए, अपने लिए ये हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा पढ़ के भागे, तो ये पता नहीं क्या है सिलसिला। लेकिन ये है कि
मतलब आज कौमी असम्बली में तो बहुत अफसोसनाक बात हुई, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो वज़ीर आला हैं अब अली अमीन गंडापुर साहब मुंतखब हो गए, हलफ उठा लिया। अब वो क्या करेंगे आने वाले दिनों में, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, शहबाज शरीफ साहब कैसे निपटेंगे, क्या वाकई इसहाक डार साहब आ रहे हैं, क्या इसहाक डार साहब वाकई वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग तो कह रहे हैं कि वो हर हाल में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी सूरत जो है मैं ही वज़ीर ख़जाना आऊँगा और मैं मुल्क की मैशत को ठीक करूँगा। और ये मेरे दामन पे जो दाग उछाले गए हैं, ठीक है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं मुल्क की मैशत को ठीक नहीं कर सकता, मैं मुल्क की मैशत को ठीक करके दिखाऊँगा, तो इसहाक डार साहब ही गालिबन अब तक वज़ीर ख़जाना के सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कैसे काबीना बनती है। काबीना के कुछ नाम तो बहुत अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे ही हैं। अब क्या अब मुल्क ने आगे चलना है ना, तो रमज़ान आ रहा है तो अब ये, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हुआ है, कल भी हुआ, आज भी हुआ, और तमाम रोज़ जो है ना ये सुबह से लेकर शाम तक आवाम, उधर कराची में बारिशें हो रही हैं, उधर गवादर से आफत ज़दा इलाका है कराची, तो ये सिंध के तो इलाकों में अरबों रुपया खर्च हुआ है, अरबों या खरबों रुपया खर्च हुआ है तरक्याती मंसूबों पे, और ज़रा सी बारिश होती है। आप देखें किसी ये जो शहर बने पूरी दुनिया में, बारिश होती है, मतलब लोग बारिश इंजॉय करते हैं, वो बारिश चली जाती है, पानी यहाँ पर वो जो है वो जजीरे बन जाते हैं छोटे छोटे, मतलब बहुत सारा पानी है बीच में, छोटी सी एक जजीरा सा बना हुआ है। ये कौन सा जजीरा है भाई, ये जजीरा है गुलशन इकबाल है, फिर पानी है, फिर उसको तैर के कश्तियों में बैठ के जाओ, फिर दूसरा जजीरा आता है, ये कौन सा जजीरा है, ये जजीरा लियाकताबाद है जी, ये इस जजीरे से इस जजीरे तक लॉन्च में जाना है या कैसे, इस तरह का मंजर बन जाता है। बीच में बच्चे गटर में गिर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, वो बिजली चली गई, वो क्या हो सत्यानाश हुआ, वो सड़कें टूट गई, फिर फ़ौरन क्या होता है, या जल्दी से तरक्याती बजट अप्रूव कराओ, सड़कें टूट गई, वो हर 6 महीने बाद सड़कें पुल सब टूट जाते हैं, फिर तरक्याती बजट आता है, फिर वो खाया जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर वो खाया जाता है। तो ये एक मामला जब से चल रहा है, और ये सिर्फ कराची या सिंध की बात नहीं हो रही, पूरे मुल्क के कई इलाकों में यही हाल है। तो ये जो कि एहतसाब ही नहीं हो रहा, पूछगछ ही नहीं हो रही किसी से, तो ये मतलब है कि, और सबसे जो अजीब आज की दुनिया में आप देखें कि गटर के ढकने चोरी हो जाते हैं। अभी गटर के ढकने, बच्चा निकला या आदमी निकला, वो साथ वाली दुकान तक जा रहा है कि बारिश हो रही है, बच्चे मैं रोटी लेकर आता हूँ, अभी वाक़या हुआ है पिछले चंद दिन पहले, क्योंकि मेरे बच्चों से कहा एक शख्स ने कि तो आप खाना बनाओ, तो मैं साथ ही तनूर है, वो बाहर निकला है, तो उसमें जो है उसकी लाश पता नहीं 2-2.5 किलोमीटर दूर से निकली है, बरामद हुई है 2 दिन बाद। तो ये तो हाल है। तो इसमें अब ये अल्लाह करे कि कोई कुछ इसकी सूरत गरी निकले, पता तो चले कि ये किस तरह से हुकूमत हमने कैसे आगे जाना है, मुल्क ने कैसे आगे जाना है, तो हम भी दुआ खैरी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गई सूरत, दूसरी ये तो हो गया ना सारा मामला। दूसरी जो तरफ जहाँ सबकी नज़रें लगी हैं वो है कि गज़ा से क्या ख़बर आती है, गज़ा से ख़बर का इंतज़ार हो रहा है। और गज़ा जो है वहाँ पे ये कल जो वाक़या हुआ है, जो जिसका कल भी मैंने ज़िक्र किया कि वहाँ पर लोग रोटी के लिए और दवाइयों के लिए और शायद उसमें खुदा जाने पैकेट्स फेंक रहे थे ऊपर से। ये जॉर्डन और यूनाइटेड नेशंस और इवन यूएसएड और सारी यूरोप के ममालिक, अरब ममालिक, ओआईसी, मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी मदद गई हुई है, इंडिया से भी गई है मदद, सारे मुल्कों ने, ये इंसानी मामला है तो इसमें रशिया, चाइना, अब वो वहाँ से वो मदद के लिए ऊपर से पैकेट्स फेंक रहे हैं कि जी ये इनको बच्चों को, औरतों को मिले, और उसके ऊपर डोनट स्ट्राइक्स भी हो गई और फायरिंग भी हो गई और ये भी हो गई। अब इतना शदीद रद्दमल आया उस पर, इतना शदीद रद्दमल है पूरी दुनिया का कि वो प्रेसिडेंट बाइडन के ऊपर दबाव बढ़ गया बहुत ज़्यादा कि जी अब आप इसमें, मतलब अब काफ़ी हो चुका। अच्छा, कल एक अजीब सिलसिला हुआ कि वहाँ पे कांग्रेस की हंगामी हेयरिंग एक बुलाई, वहाँ पे रॉ खन्ना है वहाँ पे रिपब्लिकन सेनेटर, कांग्रेसमैन, तो उन्होंने वहाँ पे हेयरिंग हुई। उस हेयरिंग में जो है वो अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो हैं, उनसे बहुत शदीद सवालात हुए, और डेमोक्रेट्स ने जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स में डाला डेमोक्रेट्स ने।
और वहाँ उनसे सवाल हुए सीधा सीधा ये गज़ा के ऊपर और इसराइल के ऊपर और ये सारे। तो उसमें जो है वो उन्होंने ये कहा कि 25,000 फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे, 25,000 फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे 7 अक्टूबर के बाद से शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर मैं 4th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, स्काई न्यूज़। US says Israel has killed over 25,000 फ़लस्तीनी women and children। अच्छा, अब ये जो है ये फिर मैं अल जज़ीरा को भी कोट कर रहा हूँ। मोर देन 25,000 विमेन, 5th स्लाइड, 25,000 विमेन एंड चिल्ड्रन किल्ड इन गज़ा, US डिफेंस सेक्रेटरी। लेकिन और फिर मैं टेलीग्राफ को भी कोट कर देते हैं बरतानिया से, 2nd स्लाइड उनकी। इसराइल हैज़ किल्ड 25,000 पैलेस्टीनियन वुमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन एंड चिल्ड्रन, 30,000 की शहादतें, ये बयान है 25,000 विमेन एंड चिल्ड्रन सिंस अक्टूबर अटैक्स। अच्छा, अब इसके ऊपर ये हुआ कि ये उन्होंने कांग्रेस में बयान तो दे दिया। थोड़ी देर के बाद जो पेंटागन की स्पोक्स विमेन है, इस वुमेन वो आई और उन्होंने कहा कि जी ये जो एस्टिमेट है 25,000 ख़वातीन, ये अब देखें सेक्रेटरी डिफेंस ने फ्लोर पे बात कही है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बयान दिया है और एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया कि 25,000 ख़वातीन। और उन्होंने कहा कि ये जो एस्टिमेट है ये असल में जो गज़ा में हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं और जो उनकी अथॉरिटी है उनकी तरफ से जो फिगर्स थी, ये सेक्रेटरी डिफेंस ने वो कहा है, हमारी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो ये नहीं है। अच्छा, उनसे पूछा गया कि वो क्या है, वो उस पर खामोश रही। तो भाई ये अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा मामला हुआ उनसे लॉयड ऑस्टिन, आपको पता है शुरू पहले दिन से ये पूरी जो नेतन्याहू की हुकूमत अमली इसके ख़िलाफ़ थे। वो ये चाहते ही नहीं थे कि ज़मीनी अटैक हो, और वो दरमियान में बीमार भी हुए, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी होता रहा, उनको प्रोस्टेटिक कैंसर है, लेकिन वो पहले ही दिन से ये बात कह रहे हैं। और ये बड़ी अजब बात है कि पेंटागन ये कह रहा है और इवन CIA मुज़ाकरात करवा रहा है। यानी मैंने अमेरिकन पॉलिसी इतने सालों में हमने जंगें देखी हैं अमेरिका की होते हुए, पहली दफ़ा ये हुआ है कि CIA का चीफ अमन मुज़ाकरात करवा रहा है। विलियम बर्न्स कह रहे हैं कि पीस हो, और जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो कह रहे हैं कि सीज फायर हो। फर्स्ट टाइम। अब ये मुझे नहीं पता जैक सलिवन को जिम्मेदार है या कौन, सेक्रेटरी ब्लिंकन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, डिफेंस डिपार्टमेंट, CIA, दे आर आस्किंग फॉर सीज फायर एंड फॉर पीस। वो हैं दरमियान में। ये बड़ी अजीब बात है। अब वो हॉकिश होते, डिफेंस वाले हॉकिश होते हैं, डिफेंस वाले पीस की बात कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट अजीब बात कर रहा है। और इसी और ये NSA उनके जैक सलिवन, और ये देखें आपके CIA पीस एग्रीमेंट्स पे बैठ रही है कि एग्रीमेंट हो और ऐसे हो और ऐसे हो। विलियम बर्न्स डिप्लोमेट रहे हैं CIA के चीफ, ये भी एक अजब सी बात है। और इसमें बहरहाल तो वो पेंटागन की जो स्पोक्स पर्सन है वो 25,000 की फिगर से पीछे हट गई। पेंटागन के अंदर आप देखें कि कितना क्राइसिस है। अभी थोड़े दिन पहले तो एक फ़ौजी ने आग लगाई है अपने आप को इसराइली एम्बेसी के सामने। तो पेंटागन जो है वो इस बयान से पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी हमारी असेसमेंट नहीं है ये जो है ये। अच्छा, फिर उनसे ये भी पूछा कि जी ये बताएं कि गज़ा पे जो कत्लेआम ये हो रहा है, रफ़ा के ऊपर अगर अटैक हुआ और नेतन्याहू ने बात नहीं सुनी तो क्या डिफेंस डील ख़त्म कर देंगे इसराइल के साथ। उस पर उन्होंने कहा ये फैसला जो है प्रेसिडेंट बाइडेन करेंगे, ठीक है, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा। तो लॉयड ऑस्टिन जो है वो बहुत इससे बेजार हैं ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। और आप देखें आयरन डोम की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई वहाँ की फर्म के ऊपर और बाकी सारे मामला हुए। तो ये इसमें अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह से स्प्लिट हुई है दरमियान में, और अक्सरियत जो है वो सीज़ फायर और ये 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करेगी। अच्छा, इसी दौरान जो है वो एक तो ये मामला हुआ कि पेंटागन की तरफ से हुआ। अच्छा, पूरी दुनिया, जर्मन्स खड़े हो गए। आज जर्मनी ने बहुत सख्त बयान दिया है ये इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कत्लेआम की। और फिर मैक्रोन ने इमीडिएट सीज़ फायर की। वो तो काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। फ्रांस
लेकिन उन्होंने सीज़ फायर की दोबारा बात की। और फ्रांस इसलिए इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है कि फ्रांस में एक तो पीस है, पीस का ये सारा पेरिस में हुआ है, दूसरे फ्रांस के स्टेक्स बहुत हैं। ये पूरा जो इलाका है लीवांत का इलाका या इराक़ में वो आते हैं कभी, ये ज़ाहिर है फ्रांस और बरतानिया, लेकिन फ्रांस यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व रहा है। बरतानिया भी रहा है बरतानिया, लेकिन बरतानिया की इन्वॉल्वमेंट ज़रा कम हुई, फ्रांस की बहुत रही। तो फ्रांस जो है वो ज़ाहिर है अफ्रीका में भी अभी जो कू बेल्ट है वहाँ पे, जहाँ पे तख्ते उल्टे हैं हुकूमतों के और वहाँ पे फ़ौजी जनता ने इक़्तिदार संभाला है, तो वहाँ पर भी फ्रांस को सबसे पहले वहाँ पे सेटबैक हुआ है। अच्छा, हिलरी क्लिंटन कहती हैं कि लीबिया पे जो अटैक हुआ था और ये जो शुरू हो गया था सारा अफ्रीकन कौम जब बनी, तो हम तो नहीं चाहते थे अमेरिकन, फ्रांस चाहता था। फ्रांस कहता है कि हम नहीं चाहते थे। बहरहाल वो एक अलग इशू है। ये ध्यान में रखें कि इराक़ की जो वॉर है वो अमेरिका की वॉर थी, उसमें नेटो की फोर्सेस नहीं थी, लेकिन जो लीबिया पे हुआ था उसमें नेटो आ गई थी। कुछ अर्से के बाद नेटो पर पीछे हटी थी। नेटो जो है वो अपने जो स्फेयर से बाहर कभी नहीं गई, सवाए अफ़गानिस्तान के, यानी वो रशिया से के साथ उसका है ना मामला कि नेटो तो उनके अगेंस्ट बनी है। एक तो अफ़गानिस्तान में आई और दूसरा वो लीबिया पे जो हुआ उसमें नेटो। तो हिलरी क्लिंटन कहती हैं बार बार कि हम नहीं जाना चाहते थे, ये फ्रांस ये नेटो को खींच के ले। फ्रांस कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो उनका प्रोजेक्ट था और ये और वो। 12 लंबी बहस है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी वो इमीडिएट सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई कि इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा कि जो कत्लेआम हुआ है, कत्लेआम तो मुसलसल हो रहा है, लेकिन कल जो वाक़या हुआ है ना उसने दिल दहला दिए सबके, कि बच्चे औरतें ज़ख्मी बहुत से। और ये फिगर अगर आप देखें, ये मैं फिर दोबारा यहाँ पे आज दिखा रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट फिगर सरकारी तौर पे जो वहाँ के हॉस्पिटल से आई है, तो इसमें आप देखें कि 30,228 इसमें शहीद हो चुके हैं लोग, जिसमें 12,300 बच्चे हैं, 8,000 मिसिंग हैं, मिल नहीं रहे। और इसमें जो है वो जो ज़ख्मी हैं वो 71,377, जिसमें 8,663 बच्चे शदीद ज़ख्मी हैं। और जो मगरबी किनारा है वहाँ पे 417 शहादतें हुई हैं और 4,600 वहाँ पे ज़ख्मी हैं। अच्छा, वहाँ पर 1139 हो चुके हैं इसराइल में, और वहाँ पर जो ज़ख्मी है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि मारे जा रहे हैं, और वो जो शुमाली इसराइल है वहाँ पर हिजबुल्लाह से उलझे हुए हैं वो और बाकी। तो ये अब जंग आप देखें ना कहाँ तक पहुँच रही है, ये जंग फैलती जा रही है। और ये इसका अच्छा, ये रात को फिर ये हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन ने टेलीफोन पे बात की अमीर कतर से, उनकी टेलीफोन पे बात हुई और उसका जो एलामिया है वो बड़ा दिलचस्प है, और वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम दिखाएं कि वाइट हाउस का जो रीड आउट है, प्रेसिडेंट बाइडेंस कॉल विद अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-सानी ऑफ कतर, ये वाइट हाउस का एलामिया, ये 18वीं स्लाइड है। ये जो एलामिया है वाइट हाउस का, ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ने बात की आज अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-सानी ऑफ कतर से। दोनों लीडर ने डिस्कस किया immediate release of hostages held by Hamas, ठीक है। They agreed that Hamas should release the hostages, it is holding without delay, बिल्कुल ठीक है। The leader understand the release of hostages would result in immediate and sustained ceasefire। ये पहली दफ़ा मैंने वाइट हाउस की ज़बान से ये लफ्ज़ सीज़ फायर होने से पहले ह्यूमैनिटेरियन पॉज होता था। ये आज के एलामिया की सबसे सस्टेन्ड सीज़ फायर, इमीडिएट एंड सस्टेन्ड सीज़ फायर इन गाजा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स। यहां पे ह्यूमैनिटेरियन पॉज निकल गया, जिसके ऊपर वीटो कर करके लोग सारे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ काम होगा, उसके बाद फिर मोर एंड्योरिंग होगा, बाकी प्लानिंग होगी, ये सारा वो सारा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये इसका ऊपर का जो फर्स्ट जो इसकी जुमला है इसका, इमीडिएट एंड सस्टेन्ड सीज फायर इन गाजा, सीज फायर ओवर पीरियड ऑफ 6 वीक्स। अच्छा, है वो 6 हफ्ते की, लेकिन उसका नाम उन्होंने सस्टेन्ड, ये देखें आप, ठीक है ना, उसका नाम उन्होंने इमीडिएट और सस्टेन्ड सीज फायर रखा है। और फिर उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी निगोशिएशंस हो, जो ये वो सारा वो, बाकी जो बातें बड़ी ज़बरदस्त हैं। लेकिन मेरे लिए इस रीड आउट में वाइट हाउस की तरफ से वर्ड सीज फायर, इमीडिएट एंड सस्टेन्ड सीज फायर
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 हफ्ते का होगा, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से ये बात हो गई इमीडिएट यानी फ़ौरन। अच्छा, अब ये फ़ौरन कैसे? क्या पीर की तक उन्होंने कहा हुआ था कि हम इसको सीज़ फायर करवाएंगे। ये बात उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन ने सेथ माइट शो में की थी, जब लेट नाइट शो में गए थे, वो आइसक्रीम भी खाई थी रास्ते में उन्होंने। लेकिन दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो हो रही है मॉस्को में। मॉस्को में 14 ग्रुप्स जमा हैं, 14 ग्रुप्स जमा हैं फ़लस्तीनियों के, ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। 14 ग्रुप जमा हैं और 14 ग्रुप जमा हैं, उसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइंदे भी हैं, उसमें हमास भी है, इस्लामी जिहाद भी है, उसमें फ़तह भी है, उसमें ये सारे ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, सीरिया से भी गए हुए हैं, लेबनान से भी गए हुए हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं। और ये एक बात पे इकट्ठे हो गए हैं, और वो एक बात पे इकट्ठे इस बात पे तकरीबन उनके अंदर इत्तेफाक हो गया है कि जो आगे मामला चलेगा वो PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है ये मामलात आगे चलेंगे। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO। अच्छा, एक बात ज़हन में मैं यहाँ वजात करूँ, PLO एक तंजीम है जो 1964 में बनी थी, 1964 ये बनी थी काहिरा में, और काहिरा में बनी थी, और इसको अरब लीग ने कहा था कि फ़लस्तीनियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए, और ये तंजीम बन गई थी जिसका नाम था PLO। और PLO जो है ये इसके पहले जो चेयरमैन हैं वो बड़े करीब थे चूंकि जमाल अब्दुल नासिर के, तो अहमद शुकैरी इसके पहले चेयरमैन थे, अहमद शुकैरी, यासिर अरफात नहीं थे। अहमद शुकैरी इसके पहले चेयरमैन, PLO के चेयरमैन अहमद शुकैरी थे। ये तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी जाएगी। अहमद शुकैरी के वालिद जो हैं ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर जब लेबनान था तो वहाँ की सल्तनत उस्मानिया की जो पार्लियामेंट थी उसके रुकन थे इनके वालिद, और ये जनूबी लेबनान में ही इनकी पैदाइश हुई। ये बहरहाल जो हैं ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़लस्तीनी रहनुमा अहमद शुकैरी, इनका नाम हमेशा लिखा जाएगा। ये PLO के पहले चेयरमैन थे। PLO जो है उस ये 1964 में बनी और अरब लीग के कहने पे बनी, और अरब लीग ने तस्लीम कर लिया। अहमद शुकैरी जो हैं वो 1967 तक वो चेयरमैन रहे, और उसके बाद ये हुआ कि जब ये जंग हुई, 6 रोज़ा जंग, और उस जंग में शिकस्त हो गई अरबों को, तो इन्होंने PLO की चेयरमैनशिप छोड़ दी, और अगले 2 साल तक यानी 67 और 69 के दरमियान जो है वो याहिया हमूदिया वो चेयरमैन बने PLO के, और फिर 1969 में PLO के वो चेयरमैन जो हैं वो उस ओहदे से वो हटे, और वो जो हैं वो उनका अभी मेरे ख्याल से 2006 में या 5 में उनका इंतकाल हुआ, काफ़ी एज में, बहरहाल या 90 की दहाई में शायद हो गया था, लेकिन वो काफ़ी बाद तक वो हयात रहे। अच्छा, और फिर उसके बाद 69 में जो है वो तीसरे चेयरमैन PLO के तीसरे चेयरमैन बने यासिर अरफात। PLO के तीसरे चेयरमैन बने यासिर अरफात, जो अपने इंतकाल 2004 तक इसके चेयरमैन रहे। अब एक है PLO, ठीक है, PLO, दो हैं सियासी जमातें, एक है फतह जो है वो PLO से पहले बन गई थी, यानी 1959 में PLO बन गई थी, सॉरी फतह बन गई थी। फतह जो है जिसमें यासिर अरफात और उनके साथी जो कि कायरा में, कोई बैरूत में, कोई कुवैत में, ये खलीजी रियासतों में बनी थी, और वो जो है वो फतह पहले बन गई थी, फतह बन गई थी 59 में। हमास बनी है 87 में, पहली इंतिफादा के दौरान शेख अहमद यासीन और अब्दुल अजीज रंदीसी, वो बनी है 87 में पहली इंतिफादा में। फतह बन गई थी 69 में। PLO जो है वो बनी है 64 में अरब लीग के कहने पे एक बड़ी तंजीम, लेकिन वो एक नुमाइंदा तंजीम PLO थी। बाद में जब यासिर अरफात आ गए तो जाहिर है उसमें फतह का गलबा आ गया। हमास तो थी नहीं, 60s में या 70s में तो हमास नहीं थी,
तो पीएलओ जो है वो बनी, और पीएलओ जो है उसमें जाहिर है कि चूंकि यासर अरफात बन गए तो उसमें फतह का, उसमें ज़्यादा फतह तंजीम आ गई। लेकिन फतह जब हमास बनी तो हमास ने पीएलओ को कहा कि भाई हम तो अलग हैं, ये तो पीएलओ तो हम फतह है सारी। उसके नतीजे में जब इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में 2007 का इलेक्शन हुआ, तो उसमें पीएलओ को जो है, वो पीएलओ तो एक तरह से गायब हो गई थी ना, एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी बन गई थी। अच्छा, जो पीएलओ के चेयरमैन बन गए, चौथे चेयरमैन यासर अरफात के बाद, वो भी महमूद अब्बास बन गए 2004 के बाद। तो वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो ओस्लो अकॉर्ड के नतीजे में बनी थी, उसके भी वो चेयरमैन सदर थे, इन उसके सदर थे, और वो फतह को भी हेड करते रहे, और साथ ही वो पीएलओ को भी। पीएलओ एक तरह से गैर फाल हो गई ना, क्योंकि अब दो सियासी जमातें आ गई सामने, फतह और हमास, और साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी फारिग हो गई गजा से, मगरबी किनारे पे रह गई, और वहां हमास आ गई। तो अब लेकिन क्या हुआ है कि अब पीएलओ वापस आ गई। वक्फे में जाने से पहले एक जुमला मैं और कहूंगा, पीएलओ के बारे में सीआईए क्या कहती है। पीएलओ के बारे में सीआईए कहती है कि ये केजीबी का प्रोजेक्ट था 70 की दिहाई में, 60 और 70 की दिहाई में। ये बोलिविया, कोलंबिया, ये यहाँ पे जो लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी, और पीएलओ भी उसमें से एक थी। इसमें से अगर किसी ने डिटेल पढ़नी हो तो ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है रोनाल्ड रेनरथर की, द सोवियत यूनियन एंड द पीएलओ। वो ये कहते हैं, इस बुक को अगर हम दिखा सकें इसका टाइटल, तो ये तो रिसर्च पेपर है, ये तो रिसर्च पेपर है, सोवियत यूनियन एंड द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो गैलिया गोलन का रिसर्च पेपर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त रिसर्च पेपर्स हैं ये। लेकिन ये जो बुक किताब है ना, ये पूरी किताब है, ये किताब ये कहती है कि जी ये प्रोजेक्ट जो है पूरा पीएलओ का। अच्छा, ये किताब क्योंकि उस वक्त सरजंग है ना, तो इसराइल तो बच्चा है अमेरिका का, तो जो जितनी लिबरेशन मूवमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि उसको सोवियत यूनियन स्पॉन्सर कर रहा था, केजीबी। बल्कि उनकी पहली वो यहाँ तक किताब के अंदर ये लिखा, अमेरिका का जाहिर है उनकी अपनी वो थ्योरीज हैं वो सबकी, कोल्ड वॉर की। वो कहते हैं कि जितनी जो ये 400 से ज़्यादा जो पहली नेशनल काउंसिल बनी थी पीएलओ की, उसका एक एक मेंबर केजीबी ने चुना था। मतलब वो यहाँ तक पीएलओ। अब मॉस्को ने सबको बिठा दिया दोबारा पीएलओ के तले, यानी हमास पहली दफा पीएलओ के अंडर बैठेगी। अगर ये अलामिया आ जाता है कल तक, हमास पहली दफा बनी बैठेगी पीएलओ के अंडर, क्योंकि हमास तो थी नहीं पीएलओ 64 में नहीं थी, और बाद में गलबा आ गया। और फतह भी अपनी वो जो सियासी वो तो एक जो छतरी है, सारे फ़लस्तीनी ग्रुप जिसमें इकट्ठे हो रहे हैं, इस्लामी जिहाद भी, हमास भी, जो है वो फतह भी, वो जो छतरी है ऊपर, वो एक फ़लस्तीनी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की होगी, जिसमें सारी सियासी जमातें होंगी। वो फिर तय करेगी आगे की क़यादत, और मॉस्को में हो रहा है सही। ये इत्तेहाद हो रहा है मॉस्को में, जिसके बारे में एक ज़माने में अमेरिकन कहते रहे हैं कि ये पीएलओ तो है ही केजीबी की। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जो पार्लियामेंट की मौजूदा सूरत हाल थी, शोर शराबा, ऐसे में क्या पार्लियामेंट अपनी मुद्दत में कोई कानून साजी कर सकेगी? देखते हैं क्या होता है। अभी आज तो बहुत अजब मंजर था, और इसमें अब मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है अब उनकी कैबिनेट आएगी सामने, लेकिन इसमें देखना ये है कि वो काम कैसे होगा। मुल्क के इश्यूज़ बहुत मुख्तलिफ हैं। मैंने कहा ना, वो ये यहाँ बड़े बड़े अशाइये और दावतों से नहीं हल होंगे, या वो अखराजात की कटौती से हल होंगे, वो बजट कैसे बनेगा, सिक्योरिटी का इशू। ये इतनी अफरा तफरी में भी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा कोई सिक्योरिटी का सानिया पेश नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी कांस्टेंट थ्रेट है पाकिस्तान समेत सारी दुनिया के लिए, हर मुल्क के लिए इस वक्त सिक्योरिटी। तो ये अफरा तफरी है, और इसमें मुझे नहीं पता कि अब ये कैसे कानून साजी क्या होगी। अभी तो ये है कि वजारतें, और लेकिन मौलाना साहब के साथ जो मीटिंग हुई है आज, मौलाना साहब ने वो यही कहा कि देखते हैं आगे, यानी वो, लेकिन प्राइवेटली मौलाना साहब इस पूरे सेटअप को कबूल नहीं कर रहे।
और इसमें बहुत तलखी थी आज ईवान के अंदर, तो इस कदर शोर था वहाँ पे। मैंने वही कहा ना कि टीवी पे शायद उसकी वो सही उसका इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर ईवान के अंदर मौजूद हों और देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें माइक और ये चुप करवाना और ये सारा मतलब वो बेहैसियत हो जाता है। और बिल्कुल वो ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर वो हाथापाई की नौबत किसी वक्त भी आ सकती है, जो अभी तक नहीं आई, इतनी तलखी है। तो ये मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि ये अब हम पहुंच रहे हैं जंगबंदी की तरफ। सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट बाइडन ने, इमीडिएट एंड सस्टेन्ड सीज़ फायर, 6 हफ्ते के लिए सही सीज़ फायर। तो साथ ही जो है फ़लस्तीनी ग्रुप सारे अलामिया उनका आना बाकी है, लेकिन वो अपनी तंजीमें भी गालिबन रखेंगे, सियासी तंजीमें तो रहेंगी, फतह भी रहेगी और हमास को भी शायद रखा जाएगा, इस्लामी जिहाद भी रहेगी, अभी जम नहीं हुए, लेकिन वो मुत्तहिद होके जो एक होता है ना कि एक फ्रंट से बात हो रही है, ये नहीं कि जी अभी वो हमास आ रही है तो फिर वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी आ रही है तो वो सब इकट्ठे होके वो PLO के तर्ज के बैनर के तले आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि PLO जो है वो यासिर अरफात उसमें बाद में आए थे, PLO पहले बन गई थी, वो तीसरे चेयरमैन थे PLO के। और फतह पहले बन गई थी, PLO 64 में बनी, और फिर उसके बाद हमास तो 87 में इंतिफादा के दौर में बनी, शेख अहमद यासीन। अच्छा, लेकिन यह है कि ये यहाँ पर अब ये देखना है कि महमूद अब्बास जो हैं उन वो इस वक्त PLO के भी सरबराह हैं यासिर अरफात के बाद, और 2004 से वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर भी हैं और वो फतह के भी सदर हैं। लेकिन फतह का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी इस वक्त है वो फतह का है, और उसको हमास छुड़ाने जा रही है, और वो है मरवान बरगोती। मरवान बरगोती हमास के नहीं थे, मरवान बरगोती फतह के थे। हमास ने जो नाम रखे हुए हैं सबसे ऊपर जिन लोगों के, उनमें मरवान बरगोती है, जो जिस तरह वहाँ पे इज़्ज़ुद्दीन कसाम ब्रिगेड उनका मिलिट्री विंग है ना, जिसको मोहम्मद दैफ वहाँ पे चला रहे हैं, तो जिस तरह हमास का मिलिट्री विंग जो है वो इज़्ज़ुद्दीन कसाम ब्रिगेड है, उस तरह से जो मिलिट्री विंग फतह का है उसके सरबराह, जिसका नाम तंजीम है, उसके सरबराह मरवान बरगोती हैं। और मरवान बरगोती जो हैं वो हमास समेत सारे फ़लस्तीनियों को काबिल कबूल है, उनका नाम उन 15 लोगों में है जो 400 की लिस्ट गई हुई है। अब वो पहले मरहले पे रिहा होते हैं, नहीं होते, लेकिन वो जाते जाते नेतन्याहू ने आखिरी वक्त तक, एक तो उसको ये नहीं पता कि उसका क्या बनेगा, और उसकी कैबिनेट, ये वॉर कैबिनेट सो कॉल्ड, वॉर कैबिनेट से उन्होंने बेन गिवर को अलग कर दिया है, वो जिसने बयान दिया था कि मैं ये रमज़ान में मुसलमानों को नहीं आने दूंगा। तो बड़ा शदीद प्रेशर आया, इस्माइल हानिया का जो बयान आया कि सारे मुसलमान मार्च करें, उसके बाद वो कैबिनेट से उसको ज़रा साइड पे कर दिया कि बयान वो दे रहा है। इंतहा पसंद राइट विंग गवर्नमेंट थी, इसको बहरहाल ये जो भी कुछ हुआ ये बहुत जुल्म हुआ। अब सवाल ये है कि इमीडिएट सस्टेन सीज फायर अमीर कतर से बाइडन ने कहा है, उधर वो इकट्ठे हो गए हैं सारे, वो मॉस्को, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि मॉस्को करवा सकता है शायद, क्योंकि उनको वो बिलीव करते हैं कि ये मॉस्को का ही, ये सोवियत यूनियन नहीं के ही करीब थे, तो ये सारे सोवियत यूनियन की बात सुनेंगे। इस दौर में आप देखें सोवियत यूनियन और इसराइल के ताल्लुकात बड़े, यानी उनके सफारती ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं। मॉस्को ने और चाइना ने एक पोजीशन इख्तियार की, दुनिया में पोजीशन इख्तियार की कि वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो गए, ठीक है। और ये फ़लस्तीनियों के साथ जब चाहे वो यानी हर मरले पे उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए, OIC के साथ खड़े हुए, फिर यूरोप ही खड़ा हो गया, फिर अमेरिका के अंदर डिवीजन स्प्लिट आ गई। लेकिन मुल्कों की आज़ादी, फ़लस्तीन की रियासत का ऐलान होता है, कैसे मामलात आगे जाते हैं, क्या होता है, वो तो अभी देखना है। लेकिन आप देखें कि आज़ादी के लिए लोग, जो मैं कल भी बात कह रहा था कि आज़ादी के लिए कितनी लोग जाने देते हैं, और आज़ादी क्या कि हमें 1 इंच ऐसा हो जो कि आज़ाद हो, हमें 1 फुट 1 गज़ मिल जाए जो हम कहें ये फ़लस्तीन है, ये फ़लस्तीन है, यहाँ पे इसराइल की फ़ौज नहीं आ सकती। और वो ऐसे मुल्क भी हैं जो मैंने कल भी बात की थी कि जिनके पास ज़मीन है, मौसम है, ज़राअत है, सियाहत है, दरिया हैं, समंदर है, सब कुछ है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने कौम कैसे बनना है। और वो तारीख़ की कदीम तरीन अक़वाम में से एक फ़लस्तीनी,
वो अपने लिए 1 इंच ज़मीन की ढूंढ रहे हैं। तो ये कदर होती है ज़मीन की, और ये नाशुक्री होती है उन कौमों की जिनको ज़मीन मिल जाए और वो कौम ना बन सकें, हजूम की शक्ल इख्तियार कर लें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। ये आज़ादी और अपनी धरती और इसकी अगर कदर किसी से पूछनी है ना, तो वो गज़ा में जाके देखें कि सब क्या हो रहा है, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी नेमत है आज़ादी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।